नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का दौरा करेंगे और इस दौरान अमित शाह पुवारका में मां शांकुभूरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। और जानकारी के मुताबिक अमित शाह के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और साथ ही उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर दोपहर करीब 1 बजे सभी मंत्री पहुंचेंगे, जिसके बाद 2:30 पर मां शांकभूरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा और वहीं अमित शाह इसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और वहीं बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल को 10 लाख स्क्वायर फीट में 1 लाख लोगों की क्षमता के हिसाब से बनाया गया और साथ ही उनके बैठने की भी व्यवस्था की गई है। और केंद्रीय एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल समेत जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बीते दिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच तैयारियों को अंतिम रूप दिया। और वहीं एडीजी ने कार्यक्रम को लेकर बताया कि सभा में शिरकत करने वाले लोगों के लिए व्यवस्था की गई और साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरे जिलों से फोर्स भी मंगाई गई है। और उन्होंने कहा कि पुवारका शहर के 15 किलोमीटर दूरी पर जिस कारण शहर में जाम लगने की कमी संभावना है, हालांकि मुजफ्फरनगर और शामली से आने वाले लोगों को हाईवे से निकालने की व्यवस्था की गई है। और वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया और शहर के राजाजी नगर के ईएसआई अस्पताल में 2 ऐसे शव मिले हैं जिनकी मौत कोरोना की पहली लहर के दौरान हुई थी और उनका अंतिम संस्कार न करते हुए परिजनों को गुमराह किया गया। दरअसल कोरोना की पहली लहर में हुई मौत के बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही दिखाते हुए इनका अंतिम संस्कार नहीं किया, जिसकी खबर सामने आने के बाद श्रम मंत्रालय ने बुधवार को राजाजी नगर अस्पताल के निदेशक प्रोफेसर और डीन डॉक्टर जितेंद्र कुमार जेएम को हटा दिया और उनके स्थान पर डॉक्टर रेणुका रमैया को नियुक्त किया गया। और वहीं बताया जा रहा है कि बेंगलुरु की रहने वाली दुर्गा नाम की महिला की 5 जुलाई को मौत हुई थी और अस्पताल प्रशासन ने उनका शव परिजनों को नहीं सौंपा था। और वहीं दूसरा मिला शव मनी राजू नाम के शख्स का, जिनकी उम्र 50 साल की थी और उनकी मौत 2 जुलाई को हुई थी और अस्पताल प्रशासन ने उनके शवगृह में रखे थे और अंतिम संस्कार नहीं किया गया। हालांकि प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को गुमराह भी किया कि शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और जबकि शव 16 महीने से अधिक समय तक मुर्दा घर में कथित तौर पर शव पड़े रहे। कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब अमेरिका और यूएई में भी दस्तक दे दी और दोनों देशों में एक ओमिक्रॉन का केस मिला है। और इसके साथ ही ऐसे देशों की संख्या बढ़ गई है जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस मिले और अब ऐसे कम से कम 25 देश हो गए। और इससे पहले डब्ल्यूएचओ की ओर से बताया गया था कि कम से कम 23 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। और डब्ल्यूएचओ के इस बयान के बाद अमेरिका और यूएई में ओमिक्रॉन के मामले मिले और अमेरिका के कैलिफोर्निया का एक शख्स वायरस के इस नए स्वरूप से संक्रमित पाया गया है। और अमेरिका के शीर्ष संक्रमण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने व्हाइट हाउस में ये कहा कि अमेरिका में कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया और उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति 22 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा था और 29 नवंबर को वो जांच में संक्रमित पाया गया था। और वहीं फाउची ने कहा कि व्यक्ति का टीकाकरण हुआ है, लेकिन उसने टीके की बूस्टर खुराक नहीं ली है और शख्स में मामूली लक्षण भी है। और वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पिछले महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था और यहीं पर कोविड के नए स्वरूप का पता चला था और यहां से कम 25 देशों में ये वेरिएंट फैल चुका है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम पहले ही इसके और भी देशों में फैलने की अंदेशा जता चुके हैं। अयोध्या में जब योगी आदित्यनाथ विष्णु महायज्ञ में पुनर्हुति दे रहे थे और उससे चंद घंटों पहले यूपी के चुनावी यज्ञ में उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदुत्व के घी में ध्रुवीकरण की संविदा के साथ मथुरा वाली आहुति डाल दी और अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी।
मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम जय श्री शंभू। यूपी चुनाव में चंद महीनों का वक्त बाकी है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट बता रहा है कि अपनी चुनावी विजय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सिर्फ अयोध्या के भरोसे नहीं रहना चाहती और भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ भावनाओं का ज्वार कम हो गया है और लिहाजा अब रणनीति मथुरा को केंद्र में लाने की है। और बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है और मुस्लिम समुदाय से अपील करता हूं कि वो वहां पर अपना कब्जा छोड़े और इससे देश की आपसी एकता के लिए भी एक अच्छा संदेश जाएगा। और ये राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा और उसी बात को एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं। और वहीं मथुरा के मंदिर वाले बयान पर बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या को लेकर एक लंबा संघर्ष चला, उम्मीद है कि मथुरा को लेकर भी चल रहा हमारा संघर्ष जल्द सफल होगा। और वहीं यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह तो मरने मारने की बात कहते आए और उन्होंने कहा कि मथुरा में हिंदुत्व का दवैया स्थान है और हिंदुओं के आराध्य देव हैं और भगवान कृष्ण, इसलिए कोई बलि चढ़ानी पड़े हमें बलि चढ़ाने को तैयार रहते। और हमने तो हमेशा कहा भी है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश में राज करेगा। और मथुरा का नाम आते ही मंत्री जी के तेवर गर्म होने लगे। तो क्या अब मथुरा के सहारे बीजेपी अपनी चुनावी नैया पार कराने की कोशिश में? शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि स्कूली किताबों में वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों को प्रमुखता से शामिल किया जाए और सरकार से लोगों को पर एक खास विचारधारा नहीं थोपने की भी गुजारिश की गई है। और शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने स्कूली किताबों की विषय वस्तु में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट संसद में पेश की और समिति ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव करने की सिफारिश की है। और समिति ने सिफारिश की कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में निहित जीवन और समाज से जुड़ी शिक्षा और ज्ञान को शामिल करना चाहिए और नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में इस्तेमाल होने वाले पाठन के तरीकों का अध्ययन किया जाए और आधुनिक जरूरतों के मुताबिक बदलाव कर उसके बारे में शिक्षकों को बताया जाए। विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों में प्राचीन भारत के योगदान को भी स्कूली पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए और उसे एनसीईआरटी किताबों में आधुनिक विज्ञान से जोड़कर पेश किया जाना चाहिए। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में संतुलित और न्यायपूर्ण अवधारणा तैयार करने पर बल दिया है ताकि उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी पाठ्य पुस्तकों में जगह मिल सके जिन्हें अभी तक उचित स्थान नहीं मिल सका है। और इसके लिए समिति ने देश के अग्रणी इतिहासकारों के साथ उस प्रक्रिया की समीक्षा करने की जरूरत बताई है जिससे भारत के अलग अलग हिस्सों से स्वतंत्रता सेनानी पाठ्य पुस्तकों में जगह पाते हैं। और उधर विपक्ष ने सरकार से किसी भी विचारधारा को छात्रों पर नहीं थोपने की गुजारिश की है। और समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बच्चों को इतिहास पढ़ना चाहिए लेकिन किसी विचारधारा को थोपना ठीक नहीं है और उनके मुताबिक आधुनिक शिक्षा की जरूरत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मुनव्वर फारूकी के बाद अब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी कहा है कि धमकी के कारण उनका बेंगलुरु का शो रद्द हुआ है और उनका दावा है कि अगले 20 दिन में उनका कार्यक्रम होने वाला था और इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर और विवादित बताकर फारूकी का शो भी निरस्त कर दिया था। और सरकार के मुखर आलोचक कुणाल कामरा ने ट्वीट कर अपने कार्यक्रम रद्द किए जाने की जानकारी दी और कामरा ने लिखा कि हेलो बेंगलुरु वासी, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ दिनों में बेंगलुरु में होने वाले मेरे शो को 2 कारणों से रद्द कर दिया गया और एक, हमने कार्यक्रम स्थल पर 45 लोगों को बैठने की विशेष अनुमति नहीं ली थी और दूसरा, अगर मैंने वहां कार्यक्रम किया तो उस कार्यक्रम स्थल को बंद कर दिया जाएगा। और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरा अनुमान है कि ये कोरोना प्रोटोकॉल और नए दिशा निर्देशों का हिस्सा होगा और मुझे लगता है कि मैं वायरस के एक ऐसा स्वरूप जैसा हूं। वहीं बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के साथ लगते चीन बॉर्डर से सटे देश के सैन्य ठिकानों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 202 किलोमीटर लंबे ग्राफो काजा समदो मार्ग को डबल लेन करने जा रही है। इसकी कुल चौड़ाई करीब 60 फीट होगी और साल 2022 में लोसर से बातल के बीच सड़क चौड़ा करने का काम शुरू हो जाएगा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राम्फू काजा समुद्र मार्ग जल्द ही देश का तीसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाला डबल लेन मार्ग होगा और इससे पहले लद्दाख में 17,673 फीट की ऊंचाई पर नोब्रा और 17,582 फीट की ऊंचाई पर मनहाली लेह सड़क मार्ग का निर्माण किया गया और यह सड़क 10,600 फीट की ऊंचाई पर समदो से शुरू होकर 14,931 फीट ऊंचे कुंजुम दर्रा से होते हुए 10,700 फीट ऊंचे ग्राम्फू में मिलेगी और हिमाचल प्रदेश के साथ लगते चीन बॉर्डर से सटे देश के सैन्य ठिकानों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 202 किलोमीटर लंबे मार्ग को डबल लेन करने जा रही और सीमा सड़क संगठन ने ग्राफू काजा समदो की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी थी और डीपीआर को स्वीकृति मिलने के बाद लोसर से बातल तक भू अधिग्रहण के लिए वन मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी और बातल से ग्राफू तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और इस जगह पर करीब 1000 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और ग्राफू काजा समदो सड़क के चकाचक होने के बाद मनाली के पास स्थित सेना के ट्रांजिट कैंप से समदो पहुंचने में सैन्य वाहनों को चंद घंटों का समय लगेगा। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती संरचना विकसित हो रही है जो 4 दिसंबर यानी शनिवार तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट तक पहुंच सकती है और इसके कुछ देर बाद ही ये चक्रवाती तूफान जवाद का रूप ले लेगी और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में चक्रवाती तूफान जवाद दस्तक दे सकता है और इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिसंबर से उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है।